हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, और आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो भी अच्छे से देख लेना। चलो फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लैट यूजी 2024 के लिए क्लैट पॉइंट का एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। नया बैच जो है वो आपका 1 जून से शुरू होने वाला है, तो जिनको भी इसमें इनरोल करना है कर सकते हैं। 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओनली एंड ओनली 21,999 रुपीज़ में। डेमो क्लासेस हर सब्जेक्ट की हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं कोर्स को ओपन करके। अगर आपको 2 साल की तैयारी करनी है एंड आप क्लैट 2025 में देना चाहते हैं, देन यू कैन इनरोल इन आर विजेता बैच। इट विल कॉस्ट यू 32,999। आप घर बैठे बैठे अगर मॉक्स एंड बुक्स चाहते हैं तो आप मैजिक बॉक्स हमारा मंगा सकते हैं। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं, जैसे कि क्लैट पीजी, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। आप इनके भी बारे में हमारे ऐप से चेक कर सकते हैं या डेमो क्लासेस देख सकते हैं। आज की पहली न्यूज़ है 19 अपोजिशन पार्टीज टू बाइकॉट पार्लियामेंट इनॉग्रेशन बाय प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए यहाँ हम आगे बढ़ें, उससे पहले आज का क्विज का क्वेश्चन है एंड एवरीबडी मस्ट आंसर दिस। ठीक है, फिशरमैन इशू चलता है किसके बीच में? इंडिया एंड आपका श्रीलंका। एक आइलैंड ना इसके लिए बहुत न्यूज़ में रहता है। जो इंडिया के मछुआरे जो हैं साउथ के, वो कहते हैं कि यार हमारा होता था बट हमने श्रीलंका को दे दिया है। ये आपको पता होगा, अगर ये पूरा का पूरा मुद्दा तो आप समझ गए होंगे। उस आइलैंड का मुझे नाम बताओ। सभी लोग कमेंट सेक्शन में नाम बताएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है हमें क्या हो रहा है? कल भी हमने देखा था कि भाई इलेक्शन बोल रहा हूँ, नया पार्लियामेंट आ रहा है। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। अपोजिशन पार्टीज जो है ना वो ये कह रही है भाई मोदी जी क्यों, यहाँ पे प्रेसिडेंट को करना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को ज़्यादा ऊपर बताता है कंपेटिवली टू द प्राइम मिनिस्टर। देखो हमारा देश का जो स्ट्रक्चर है ना उसमें वैसे तो करता धरता प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन फर्स्ट पर्सन अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट को ही बताया गया है, तो वो वाली बात हो जाती है। तो भाई बाकी सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो कि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने कल आप लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू पूछा था तो सभी लोग डिप्लोमेटिक करेक्ट होने के लिए किसी ने कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं दिया। भाई बताओ आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सही है कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए था? आगे बढ़ते हैं। ये वाला न्यूज़ ना इंपॉर्टेंट है, और ये जो कल वाला आर्टिकल हम डिस्कस किया था ना विस्टा पार्लियामेंट के बारे में पूरा इतिहास, उसी के साथ इसको भी कर लेना। न्यू पार्लियामेंट टू हाउस स्केप्टर दैट सिंबलाइज ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947। तो ये स्केप्टर होता क्या है पहले ये समझते हैं। प्रोनाउंसिएशन में भी कुछ और भी हो सकता हो, मेरे हिसाब से यही है स्पेक्टर, स्केप्टर नॉट स्पेक्टर, है ना। तो स्केप्टर जो है इसका मतलब होता है कुछ इस तरीके की चीज़ें जो आपकी सोवरेनिटी का सिंबल हो। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था, जो किंग्स होते थे ना वो एक अपने साथ कुछ भी एक सिंबल लेके चलते थे जो दिखाता था कि भाई ये सोवरेन है, मतलब स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो अभी क्या हो रहा है हमारी पार्लियामेंट के ऊपर ना एक स्केप्टर, अभी जो नए पार्लियामेंट बनी है उसमें जो हमारे स्पीकर होंगे उनके बैठने की पोजीशन के बगल में लोकसभा स्पीकर के पोडियम के नियर इंस्टॉल किया जाएगा एक स्केप्टर। अब ये स्केप्टर कौन सा वाला होगा ये हम समझते हैं। ठीक है, अभी हम इस न्यूज़ पे आएंगे, पहले थोड़ा सा समझते हैं। देखो हुआ क्या था, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब नेहरू जी के पास एक सजेशन आया था राजगोपालचारी जी का कि भाई जो है ये वाली चीज़ें करते हैं, मतलब ये जो सरमनी है ये किया जाए, एक स्केप्टर जो है ये इंस्टॉल किया जाए। और ये कहाँ से शुरू हुआ है? इंडिया के अंदर। तो चोला एम्पायर था इंडिया में, तो वो ना अपने समय में इस चीज़ का यूज़ करते थे। इसको बोला जाता है सेनेगोल। क्या बोला जाता है? सेनेगोल। तो जो ये सेनेगोल है ना, ये चोला डायनेस्टी जो थी भारत में उनके द्वारा ये किया जाता था कि जब एक किंग से दूसरे किंग को पावर ट्रांसफर होती थी तो वो सेनेगोल को जो है वो देते थे। जो अभी हमारे पार्लियामेंट में इंस्टॉल होने वाला है ना वो ये सेनेगोल है। अब इसका थोड़ा सा इतिहास समझते हैं। ये जब हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर जब नेहरू जी थे तब उन तक ये बात पहुंची, राजगोपालचारी जी के द्वारा कहा गया था। तो फिर उन्होंने कहा कि इस तरीके की सरमनी करते हैं, स्केप्टर करते हैं। स्केप्टर अरेंज करने के लिए वो फिर जो है वो पहुँचे तमिलनाडु के तंजौर डिस्ट्रिक्ट में तिरुवंतथाई अथीनम, एक वेल नोन मठ है, मतलब एक रिलीजियस साइट है, वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे फिर बताया गया कि सेनेगोल का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो सकता है। तो इसके हिसाब से फिर जो है
वुमुदी बेंगारू चेट्टी ज्वेलर्स जो हैं उनके थ्रू इसको बनाया गया था, ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहता है। तो कंस्ट्रक्टेड बाय 2 बंदों के द्वारा, जो सेनेगल अभी पार्लियामेंट में लगने वाला है, वुमुदी इंतरुजुलू एंड वुमुदी सुधाकर, और ये लोग अभी भी जिंदा हैं जिन्होंने ये बनाया था। तो ये जो स्केप्टर है ये नंदी बुल ऑन द टॉप है और 5 फीट का है ये लेंथ में, और जस्टिस को सिंबलाइज करता है। ये तीनों सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नोट्स में डालना। जब ये 1947 में सेरेमनी हुई थी तो अगस्त 14, 1947 को एक प्रिस्ट ने ये स्केप्टर जो है लॉर्ड माउंटबेटन को दी थी उस समय, क्योंकि यही सब करता धरता थे आज़ादी की सारी प्रोसेस का। तो लॉर्ड माउंटबेटन से इसको वापस लेके फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो रेजिडेंस था इलाहाबाद में, वहाँ पे उनको हैंड ओवर कर दिया गया था। जब ये इनको हैंड ओवर किया गया था उस समय एक सॉन्ग भी चला, मतलब गाया गया था प्रीस्ट के द्वारा। वो सॉन्ग जो है ना वो आपका जो कंपोज किया गया था एक तमिलनाडु में 7th सेंचुरी के एक संत थे तिरुंगना संबंदार, इनके द्वारा उस सॉन्ग को परफॉर्म किया गया था वहाँ पे। तो ये आप इनके बारे में बात हो रही है। तो समंदार जी के द्वारा एक सॉन्ग क्रिएट किया गया था 7th सेंचुरी में। तो जब ये उनको दिया जा रहा था नेहरू जी को 1947 में, तब इस सॉन्ग को प्रिस्ट के द्वारा परफॉर्म भी किया गया था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी। अब अभी क्या हो रहा है उस पर आ जाते हैं, यहाँ पे और तो कुछ है नहीं। ठीक है, अभी देखो इसको पढ़ लेते हैं पूरे को। तो सेनेगल मेक्स द स्पिरिट ऑफ अगस्त 15, 1947 अनफॉरगेटेबल, मतलब हमारे देश का आज़ादी का ये जो है एक सिंबल है काइंड ऑफ। ट्रांसफर ऑफ पावर इज़ नॉट मेरी एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बट ये सोवेनिटी का प्रतीक होता है। तो सेनेगल जो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में आएगा, जिसको नेहरू जी के द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया था 1947 में। उसके बाद ये एक म्यूजियम में इलाहाबाद में था, तो वहाँ से लाके इसको जो है अभी लाया जाएगा आपके पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, 5 फीट का है, नंदी बुल जो है वो इसमें सबसे टॉप पे है। ठीक है, किनके द्वारा बनाया गया था मैंने आपको बता ही दिया है। चोला किंगडम जो है इसको यूज़ करती थी ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए, जब एक किंग से दूसरे किंग को दिया जाता था। उस समय और सेनेगल बनते होंगे, अभी ये जो सेनेगल बना है ना आपका, ये अभी 1947 में बना था और वो अभी ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्लियामेंट में, जो स्पीकर होंगे उनके पोडियम के बगल में। ठीक है, अब एक न्यूज़ है टेक्स्ट वाले पेज पे, अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड एआई। तो ये क्या है, देखो यूएस में एक केस आया है। क्या नाम है इस केस का? यूएस में एक केस हुआ है जिसका नाम है एंडी वारहोल फाउंडेशन फॉर द विजुअल आर्ट। मैं लिख क्यों रहा हूँ, यहाँ पे लिखा तो हुआ है सुप्रीम कोर्ट इन द एंडी वारहोल फाउंडेशन फॉर द विजुअल आर्ट्स INC वर्सेस गोल्ड स्मिथ ETAL। ठीक है, तो इस केस के अंदर ना यूएस की कोर्ट ने और वाइड कर दिया है कॉपीराइट का जुडिक्शन। देखो मैं थोड़ा सा ना आपको इतना डिटेल में, हम यूएस में क्या हो रहा है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया में देखो कॉपीराइट लॉ में ना कुछ एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं, किस सेक्शन में दिए हुए हैं ये ध्यान रखना। अंडर सेक्शन 52 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957। इस केस के अंदर ना इंडिया के अंदर जो कॉपीराइट लॉज हैं उसमें कुछ एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं कि इन चीज़ों के लिए कॉपीराइट किया जा सकता है। पर यूएस में ना थोड़ा स्ट्रिक्ट है ये लॉ, और वहाँ पे ना और स्ट्रिक्ट हो जाएगा इस वर्डिक्ट के बाद, ऐसा कहा जा रहा है। इंडिया पे इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा तो ऐसे अभी तो नहीं पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म में पड़ सकता है कि भाई इंडिया भी धीरे धीरे कॉपीराइट को लेके थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो जाए, तो वो वाली चीज़ है। फिर है बुल्गेरियन राइटर विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इनका नाम क्या है? जेरजोई गोस्पोडिनोव एंड ट्रांसलेटर एंजेला रोडोल वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज ऑन ट्यूसडे फॉर टाइम शेल्टर। क्या नाम है इस बुक का? टाइम शेल्टर, अ डार्कली कॉमिक नॉवल, जो बनाई गई है, और इसकी वजह से इनको यहाँ पे ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अब थोड़ा सा ना मैंने यहाँ पे डाला नहीं है यार बुकर प्राइज़ के बारे में, वैसे तो राइज मैगजीन में इस मंथ वाली में आपको मिल जाएगा, बट अगर आप चाहो तो थोड़ा सा बुकर प्राइज़ के बारे में विकिपीडिया से अपने नोट्स में डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने आपसे कहा था कि लास्ट वीक हमारे 2 टॉपिक्स छूट गए थे जो इंपॉर्टेंट थे। एक तो ना इंडिया फ्रांस रिलेशन, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो हमने कल देख भी लिया था, इतना कुछ था भी नहीं। इंडिया फ्रांस का थोड़ा सा न्यूज़ में रहता है क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही यूएस के क्लोज भी हैं, और अभी मोदी जी भी जो हैं G7 समिट के साइड में मिले थे इनके साथ, तो वो वाली चीज़ थी। और दूसरा जो है ना माइक्रो फाइनेंस के ऊपर एक एडिटोरियल निकला था सैटरडे, तो वो क्लास छूट गई थी, तो इसीलिए ये दोनों टॉपिक्स जो हैं अब हम यहाँ पे आगे से इसके बाद कवर करेंगे। ठीक है, और पेपर की डेट आ चुकी है आप लोगों के यार, थोड़ा सा अब सीरियस हो जाओ। जो सीरियस नहीं हुए हैं अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, पढ़ाई करो। और एक मुझे बहुत अचंभित करने वाली बात लगती है, अचंभित जिनको नहीं पता है,
मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, थोड़ी सी आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ जो है मुझे लगती है कि आप लोग ना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करते हो, और ये एक बहुत बड़ी इशू है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है अभी रिसेंटली कि यार जो सिलेबस है ना उसके अलावा भी कुछ कुछ करे जा रहे हैं। जैसे कि क्लैट की तैयारी कर रहे हो, स्टैटिक जीके नहीं आता है तो क्यों पढ़ना है, लीगल फैक्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो क्यों करना है, तो वो वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी है, उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। तो ये वाली चीज़ है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक्स के ऊपर। गाइज अब हम लोग बात करेंगे एक अभी रिसेंट में एक और अपडेट है उससे रिलेटेड। जैसे हुआ क्या है कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे, आपको पता है, फिजी, पापुआ न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया गए थे। उसके बाद तो हुआ क्या कि इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट ऑनर ऑफ फिजी जो है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, वो दिया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी सिटविन रबुका जी के द्वारा। अब यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे ना बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं वर्ल्ड लेवल पे, और हाईएस्ट ऑनर्स टाइप के अवार्ड्स मिले हुए हैं। और ऐसा मैंने बहुत बार मॉक्स में, आई थिंक एक बार क्लैट में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कौन सा अवार्ड नहीं मिला है या फिर इनमें से कौन सा मिला है, तो वो थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, और वहीं जो पपुआ न्यू गिनिया है, दे ऑल्सो कन्फर्ड पीएम मोदी विद द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोकुगू। ठीक है, तो ये 2 अवार्ड के लिस्ट में आपके पहले तो नाम ऐड हो जाने चाहिए। बाकी भी अवार्ड्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को रिसेंट कंट्रीज ने दिए हुए हैं और रिसेंटली कंट्रीज ने दिए हुए हैं, और उन पे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड मिला है फ्रॉम द फिजी, जो कि हाईएस्ट ऑनर ऑफ फिजी अवार्ड है, और ये बहुत ही कम लोगों को मिला हुआ है, ऐसा फिजी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, और वहीं पपुआ न्यू गिनिया ने भी अवार्ड दिया है, वो भी मैंने आपको बताया, ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोकुगू। ठीक है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पपुआ न्यू गिनिया का। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को 2021 में भी अवार्ड मिला था इसी तरीके का। ये अवार्ड मैं बोल रहा हूँ यार, इसको बोलेंगे काइंड ऑफ टाइटल या फिर हाईएस्ट ऑनर मिलेगा। इट शुड नॉट बी द अवार्ड, टर्म शुड नॉट बी द अवार्ड। तो पीएम मोदी जी को 2021 में ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैलेपो ये मिला था, जिसको नगडा पेलगी कोरोलो भी कहते हैं। ये किसके द्वारा मिला गया था? ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था। कहाँ का गाइस? ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था भूटान का। क्यों दिया गया था? कि कोविड-19 में जिस तरीके से मदद करी थी भारत ने, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर लोटे त्रिशरिंग थे उस समय, तो उनके थ्रू यहाँ पे ये चीज़ जो है मिली थी। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में प्रेस्टिजियस लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को फॉर हिज लीडरशिप एलिवेटिंग द इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस दिया गया था बाय बहरेन्स किंग हमाद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा। ठीक है, तो यहाँ बहरेन के द्वारा भी अवार्ड मिला हुआ था। He was also the first Indian PM to visit Bahrain at the time and received the honor for efforts to strengthen the bilateral relation between the both the nation। ठीक है, ये सारे नोट करते चलना, ये क्वेश्चन आ जाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पर, कॉमन क्वेश्चन है, क्या पता आपके एग्जाम तक कुछ और भी मिल जाए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ जैद, जो कि यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया एंड यूएई के रिलेशन को बिल्ड करने के लिए। रशिया ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अवार्ड किया था विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपिस्टोल इन 2019 फॉर हिज एक्सेप्शनल सर्विस इन प्रमोटिंग अ स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन मॉस्को एंड न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे हम एक बार लाइन से देखें तो रशिया के द्वारा 2019 में मिला, ऑर्डर ऑफ जायद मिला यूएई के थ्रू, फिर बहरेन के द्वारा मिला किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस, फिर लीजन ऑफ मेरिट यूएसए के थ्रू मिला, यहाँ पे भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैलेपो मिला। अभी 2 अवार्ड मिले हैं फ्रॉम फिजी एंड आपका पपुआ न्यू गिनिया। फिजी के थ्रू जो है, जिसका नाम है आपका हाईएस्ट ऑनर का जो उनका सिविलियन अवार्ड है, एक बार मैं उसका एग्जैक्ट नाम देख लेता हूँ, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और वहीं पे पपुआ न्यू गिनिया के द्वारा दिया गया है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोकुगू। तो ये सारी चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, दिस कैन ऑल्सो बी आज इन योर एग्जाम। फाइनेंस टर्म अभी न्यूज़ में क्यों थी, पहले हम ये जानेंगे। माइक्रो फाइनेंस होता क्या है,
कंटेक्स्ट क्या था ये समझते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम माइक्रो फाइनेंस से क्या समझते हैं। फाइनेंस वर्ड से मुझे आप बताओ कि क्या आपको लगता है फाइनेंस क्या है। देखो आप आरबीआई में आरबीआई बोल रहा हूँ, आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो, क्या है, फाइनेंस है। आप बैंक से लोन लेते हो, क्या है, फाइनेंस है। आप बैंक को कुछ भी आप बैंक से क्रेडिट लेते हो, क्रेडिट कार्ड लेते हो, सब क्या है, फाइनेंस का टाइप है। अब माइक्रो फाइनेंस क्या होता है। माइक्रो फाइनेंस का बेसिक मतलब ये है कि यही फाइनेंस जो है वो उन लोगों के लिए करना जो कि समाज का एक तबका है जो कि काफी पुअर है, जो कि इन फैसिलिटीज को बहुत मुश्किल से उपभोग कर पाता है। जैसे कि आप समझो कि आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो, तो बैंक में क्या नियम होता है कि मिनिमम 2500 का होना चाहिए, मिनिमम 10,000 का बैलेंस होना चाहिए, मिनिमम 25,000 का बैलेंस होना चाहिए। बट ये उन लोगों पे तो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा ना जिसकी दिन की कमाई 100 रुपये, 150 रुपये, 3,000 रुपये महीना कमा रहा है सॉरी। तो माइक्रो फाइनेंस का मतलब यही है कि ऐसे सारे फाइनेंशियल मैटर्स फॉर द पीपल हु आर वेरी पुअर, ठीक है। अभी ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि आरबीआई ने रिसेंटली रिलीज करी है 26th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिसंबर 2022 में, और उसी की वजह से ये चीज सामने आई कि 14% इन सितंबर 2022 फ्रॉम 12% इन मार्च बैड लोन्स हो गए। बैड लोन्स क्या होता है, बैड लोन्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि देखो जो माइक्रो फाइनेंस दिए गए हैं वो किसी मान लो एक्स नाम के बंदे को दिया गया है। अब ये एक्स नाम का बंदा इस लोन के लिए रिटर्न जो देना होता है, जो इंटरेस्ट देना होता है, जो ब्याज देना होता है, वो अगले 90 दिन तक कुछ भी नहीं कर पाया। तो ऐसे लोन्स को कह दिया जाता है बैड लोन्स। तो अभी क्या आंकड़ा आया, आंकड़ा ये आया है कि भाई सितंबर 2022 में 14% हो गया है, जो कि मार्च 2022 में 12% था। और इसी के लिए ये रिपोर्ट अभी सामने रखी गई है, 26 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो कि दिसंबर 2022 में सामने आई थी, ठीक है। तो इसी वजह से माइक्रो फाइनेंस न्यूज में था, एंड आई होप आपको माइक्रो फाइनेंस समझ में आ गया होगा। अब कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस क्या होते हैं, माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो सेविंग, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो क्रेडिट का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे लोगों को पैसे देना फ्रॉम द बैंक जो कि बहुत ही नॉर्मल रेट से कम होगा, माइक्रो क्रेडिट उस तरीके से देना। माइक्रो इंश्योरेंस मतलब जैसे भाई इंश्योरेंस की अमाउंट किसी की 50,000 रुपये महीना होती होगी, किसी की 50,000 रुपये साल होती होगी, लेकिन जो ये तबका है उनके लिए इंश्योरेंस का कुछ इस तरीके से वैल्यू रखना जो कि इन लोगों के ऊपर बना हो। माइक्रो सेविंग का भी सेम कॉन्सेप्ट है भाई, जो बहुत बड़े आदमी होते हैं उनकी करोड़ करोड़ रुपए सेविंग होती होगी, लाख लाख रुपए सेविंग होती होगी। माइक्रो सेविंग मतलब इन लोगों की जिनका 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 रुपए सेविंग्स हो, तो उस तरीके से इसके कंपोनेंट्स चलते हैं। अब ये सब रेगुलेट कौन करता है, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहाँ पे इनकी मदद करते हैं। वो कौन कौन से, जैसे कि शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसको हम एनबीएफसीज बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एमएफआईज जिनको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस है। इसके बाद देखिए एक आर्टिकल आया हुआ है इंडिया फ्रांस की पार्टनरशिप से रिलेटेड, इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो ये क्यों आया है, देखो इंडिया और फ्रांस ने ना 25 साल अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को पूरे कर लिए जनवरी 26 के समय, ठीक है। तो ये इसी पर रिलेटेड एक एडिटोरियल आया था कल द हिंदू में, तो उसी को हम आज कवर कर रहे हैं। 1998 में इंडिया और फ्रांस ने एक दूसरे से रिलेशंस के लिए काफी सारे एग्रीमेंट साइन किए थे, और दोनों ही कंट्रीज में एक चीज कॉमन है कि दोनों ही कंट्रीज डिजायर फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होता है गाइस, देखो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि भाई दोनों ही कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले लेती है। जैसे कि रशिया यूक्रेन में फ्रांस जो है ना वो यूक्रेन के साइड में है, क्योंकि इन द एंड वो यूरोपियन कंट्री है। बट वहीं पे आपका जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं किसी भी साइड में नहीं है, वो जो यूएस चाहता है उसके अगेंस्ट में ही काम कर रहा है। तो ये दोनों ही कंट्री एक दूसरे का रेस्पेक्ट करती हैं कि हाँ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है तो है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो वो ये वाली बात है, दोनों कंट्रीज में कॉमन है। फ्रांस जो है वो भारत का ट्रेडिंग पार्टनर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमारे और उनके बीच में $12.42 बिलियन के आसपास का 2021-22 में ट्रेड हुआ है। 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर, जिसका $10.31 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। 1.70% ऑफ टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इनटू इंडिया फ्रॉम फ्रांस, ठीक है। सिर्फ यहीं पे नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर की तरह उभरा है 2017 से 21 के बीच में। राफेल डील आपको पता ही होगा। इसके अलावा काफ़ी सारे मिलिट्री एक्सरसाइज भी इंडिया और फ्रांस आपस में करता है, जैसे कि जॉइंट एक्सरसाइज वरुणा है नेवी की, गरुणा है एयरफोर्स की, शक्ति है इंडियन आर्मी फ्रांस आर्मी की। तो ये कुछ आपके मिलिट्री डायलॉग्स भी दोनों कंट्रीज के बीच में हैं।
तो यही है कि भाई इसमें इन एडिटोरियल के अंदर इन्होंने समराइज किया था इंडिया और फ्रांस का रिलेशन, तो वही मैंने आपके सामने रख दिया है।